Everyone, welcome to the core classes. In this session, we are going to discuss some current affairs topics important for examinations like UPSC or other state PSCs. Today is 2nd December 2023 and here are 10 topics. So these are the 10 topics which we are going to discuss today. So without wasting the time, let's start the first topic. The first topic of today is PMGKAY. देखो ये जो पूरा का पूरा एक योजना है पीएम यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम गरीब लोगों के लिए होता है। कुछ वल्नरेबल ऐसे सोसाइटी हैं जो दो वक्त का भोजन भी अपने लिए नहीं जुटा पाते हैं, उनके लिए ये योजना शुरू किया गया था। एंड दिस वाज स्टार्टेड इन मार्च 2020। देखो मार्च 2020 में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। क्यों अनाउंस किया गया था? हम सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक आ गया था। सो आफ्टर दैट पेंडेमिक, आफ्टर दैट लॉकडाउन, ऐसा देखा गया कि बहुत लोगों को तो तब जीवन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स ईच मंथ ये मुहैया कराया गया था कुछ लोगों को। जो लोग कुछ इस तरह से, आप आज की डेट में अगर देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, तो फैमिलीज बिलोंगिंग टू अंत्योदय अन्न योजना, वैसे लोग जिनको अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलना है वो PMGKAY के अंतर्गत आने वाले लाभ मिलेंगे उसको भी। और इसके अलावा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स कैटेगरीज में भी जो लोग दर्ज हैं जिनका नाम, उनको भी ये मिलेगा। ये PHH क्या है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो देखो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इनलिस्ट किया गया गरीबों का एक सूची है। और इसमें गरीबी का क्या पैमाना होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट खुद तय करती है। वहीं अगर आप देखें तो AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो है, वैसे फैमिलीज हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई तो करती है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो चाहे वो PHH में दर्ज नाम हो, चाहे वो AAY में दर्ज नाम हो, दोनों को ये PMGKAY के अंतर्गत लाभ मिलेगा। हाउस होल्ड हेडेड बाय विडो, अगर कोई विधवा महिला है, वो अगर घर की मुखिया है, परिवार की मुखिया है, तो फिर ये लाभ उस परिवार को मिलेगा। टर्मिनली इल पर्सन है, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति, घर उसी के सहारे चलता था और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये जान लो कि BPL होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। और persons aged 60 years or more with no assured means of subsistence for और societal support, तो फिर उसे दिया जाएगा। Additionally, all primitive tribal households, landless agricultural laborers, marginal farmers, rural artisans, craftsmen and persons earning their livelihood on a daily basis in the informal sector, ठीक है, उन सबको मिलेगा। All the citizens are eligible who belong to below poverty line. Okay. It was introduced as part of the broader प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ठीक है, स्पेशली फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। देखो 2020 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसे सिर्फ 2 महीने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अप्रैल एंड मई, 2 महीने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन देखा गया कि करीब 80 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं और ये एक बहुत ही एक मास योजना हो चुका था, मास प्रोग्राम हो चुका था। तो इसे फिर टर्मिनेट करना सही नहीं समझा सरकार ने, फिर उसे नवंबर 2020 के लिए एक्सटेंड किया गया एंड देन इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 2021 एंड देन इट इज़, समझ लो कि ये 7वां चरण अभी चल रहा था, अब तो इसे 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दैट वाज ऑल फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आई होप यू हैव समवट क्लियरिटी ऑन द टॉपिक। अब आते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो देखो इसका हेडलाइन ये रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है उसे दिसंबर 1 को मनाया गया पूरे वर्ल्ड में। ये दिसंबर 1 2000, आई एम सॉरी 1988 से दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये उन लोगों के ऑनर में मनाया जाता है जो लोग अपने जान पर खेल कर, देखो रिसर्च करना बहुत ही टफ वर्क होता है, उस पर भी एक ऐसे बीमारी का जिसमें कि 100% चांस होता है कि हो जाने के बाद जीवन में, आज तक तो यही है एड्स में, जिसे एड्स हो गया वो फिर ठीक नहीं हो सकता है, पूरा जीवन उसके साथ उसे जीना पड़ता है। तो कोई वैज्ञानिक अगर बोरो वेलकम के जैसे कोई वैज्ञानिक हो, उन्होंने अगर ट्रीटमेंट ART को डिस्कवर कर दिया, डेवलप कर दिया,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जितने भी वैज्ञानिक जो इसके रिसर्च में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया है इस रिसर्च में, उन सब के ऑनर में ये दिसंबर 1 मनाया जाता है। और इस डे को मनाने का एक और वजह है, एक और इसका लक्ष्य है कि टू एंड स्टिग्मा, एड्स के बारे में जानें, इसके प्रति जो हमारा जो भी पूर्वाग्रह है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमारे मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं, ठीक है ना? तो जो प्रेजुडिस से हम भरे हुए हैं एड्स के प्रति, वो सारी चीज़ों से हम बाहर निकलें। हमें जानना होगा कि एड्स जो है वो ब्लड कॉन्टैक्ट में होने से होता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण होता है, या फिर इलिसिट इंजेक्शन ड्रग यूज़ के कारण होता है, शेयरिंग नीडल्स, अगर कोई नीडल शेयर करता है तो फिर होता है, ठीक है ना? या फिर किसी एड्स से जो संक्रमित महिला है, उसके बच्चे को गर्भ में हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो सकता है। इसके अलावा जो कहीं भी बोलोगे कि एड्स का कोई प्रसार होता है, तो नहीं होता है। हाँ, अगर ओरल किस अगर किया जाए, माउथ टू माउथ, लिप टू लिप किस अगर किया जाए, तो उसमें एड्स के जाने का खतरा होता है। लेकिन हाँ, अगर सूखा बॉडी का पार्ट पर अगर कोई, मान लो कि किसी के चीक को अगर किस करता है, तो उससे एड्स का क्या ट्रांसमिशन होता है? तो नहीं होता है। अब तक का पता तो यही है कि नहीं होता है। द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023 इज़ लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक क्रॉनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण ये होता है। एचआईवी वायरस के कारण ये होता है। ये वायरस जब बॉडी में किसी का अटैक करता है, तो वो बॉडी का जो अपना उसका इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको ख़त्म कर देता है। सबसे पहले वो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को ख़त्म कर देता है। एंड इसके ख़त्म होने से क्या होता है, बॉडी अगर थोड़ा-सा भी बीमार पड़ा, जैसे हमें मान लो कि कभी कोल्ड हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो थोड़ा-मोड़ा हम लोग मेडिसिन लेते हैं और वो बीमारी हमारा ठीक हो जाता है, ज़्यादा कुछ परेशानी हम लोगों को नहीं होता है। कोई दवाई लिए या नहीं भी लिए, अगर थोड़ा-सा कुछ प्रिकॉशन ले लिए तो ठीक हो जाता है। लेकिन जिसे एचआईवी ने अटैक कर रखा है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी जो मेडिसिन है, वो जल्दी काम नहीं करता है। उस व्यक्ति का अपना ही इम्यूनिटी काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई जब एचआईवी अटैक करता है किसी के बॉडी पर, तो उसका इम्यून सिस्टम को ही सबसे पहले ख़त्म कर देता है, या धीरे-धीरे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, मेकिंग अ पर्सन मोर वल्नरेबल टू अदर इन्फेक्शंस एंड डिजीज़ेज़। और एक बार अगर हो गया तो पूरे लाइफ़ उसे इस बीमारी के साथ जीना होगा। हाँ, एक बात और है कि जो एंटी एंटी रिवाइट्रोवायरल थेरेपी है, ठीक है? एंटी री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, सॉरी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है एआरटी, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन ठीक-ठाक हेल्थ के साथ जी सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दिल्ली में है। तो दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली इंडिकेटेड इट मे स्टे एन इवेंट प्रपोज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनसाइड द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला था, इवेंट प्रपोज्ड था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इसे स्टे लगा सकता है इसके ऊपर। तो हमारे लिए वो न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली में ये वाला जो है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कहाँ है, ठीक है? बिकॉज़ देखो, हाल ही में दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, और ये पॉल्यूशन है दिल्ली का कि ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कितने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर दिल्ली में कोई एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, तो हम लोग उसको जान के रखें, एग्ज़ाम के लिए शायद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दिल्ली का मैप है, और ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इस जगह पर है, ठीक है? तो कवर्स एन एरिया ऑफ 32.71 स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली अ, शहर के पास है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सदर्न दिल्ली रिज ऑफ द अरावली हिल रेंज ऑन द दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, और ये अरावली रेंज के रिज पर है, ठीक है? ये अरावली रेंज अगर कहें आप, तो इसके रिज पर यह है। इट लाइज इन द सदर्न दिल्ली एंड द नदर्न पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट।
It is also part of the Sariska Delhi Wildlife Corridor, which runs from the Sariska Tiger Reserve in Rajasthan to Delhi Range. तो ठीक है। वेजिटेशन की बात करें तो इसमें जेरोफाइटिक एडेप्टेशन यहाँ पर खूब देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, खूब देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। थॉर्नी अपेंडेजेज, वैक्स कॉटेड, सक्लेंट एंड टोमेंटोज लीव्स। So as per Champion and Set 1968, the vegetation falls under the northern tropical thorn forest type. So इस तरह के वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट टाइप। जेरोफाइटिक एडेप्टेशंस यहाँ देखने को मिलता है। दैट मीन्स कम से कम पानी में उगने वाले जितने भी पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट की बात करें तो इट इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स रिमोट आइलैंड पोजिशन एंड प्रिविलेंस ऑफ एयर ऑफ कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर, बिकॉज कहीं भी दूर दूर तक तो समुद्र किनारा है नहीं, तो कॉन्टिनेंटल एयर कैरेक्टर हम लोगों को देखने को यहाँ मिलता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम समर हीट अल्टरनेटिंग विद ग्रेट विंटर कोल्ड। तो एक्सट्रीम समर और उसके बाद फिर जब ठंडा आता है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम होता है। तो क्लाइमेट इसका यहाँ पर इसी तरह का है। और फ्लोरा की बात करें तो कंसिस्ट्स ऑफ प्रोसिपिस जूलीफोरा, ये पिक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर। प्रोसिपस जूलीफोरा, ये फ्लोरा यानी कि फूल पत्ती की बात करें तो यहाँ ये पाया जाता है एज डोमिनेंट एक्जॉटिक स्पेसीज एंड डायोस्प्रियोस मोन्टाना एज द डोमिनेंट नेटिव स्पेसीज इन द सेंचुरी। और फौना की बात करें तो गोल्डन जैकल्स, स्ट्रिप्ड हेनाज, इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइंस, सिवेट्स, जंगल कैट्स, स्नेक्स, मॉनिटर लिजार्ड्स, मोंग्यूज एटीसी। सेंट जॉर्जिया पेगेसी, सेंट जॉर्जिया पेगेसी नाम का एक न्यू जेलीफिश अब कंफर्म किया गया है हाल ही में। और ये एक अपने आप में थोड़ा यूनिक फीचर के साथ ये जेलीफिश पाया जाता है एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज के नाम पर इसे इसलिए कहा गया है बिकॉज सेंट जॉर्ज इन कैटलन रिप्रेजेंटिंग इट्स क्रॉस शेप्ड स्टोमक। तो इस जेलीफिश का जो स्टोमक है वो क्रॉस शेप का है, जिसे कि फिर सेंट जॉर्ज से कनेक्ट किया गया है, उसी के आधार पर इसका नाम ऐसा रखा गया है। Considered rare and has been found only in the Sumisu caldera near the Ogasawara Island। कैल्डेरा क्या होता है थोड़ा बता दो, ठीक है। इज हिमालय ए कैल्डेरा और नॉट, तो आपको मैंने हिंट कर दिया है, शायद आप कमेंट सेक्शन में बता सकें। तो ओगासवारा आइलैंड के पास ये पाया जाता है। ये टोक्यो से करीब 600 माइल साउथ ईस्ट है। मैप पर देख ही लो, ये रहा टोक्यो, यहाँ से साउथ ईस्ट चले आओ यहाँ पर, तो 600 माइल साउथ ईस्ट में ये है ओगासवारा आइलैंड एंड हेयर द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू स्पेसीज इज डन। और यहाँ गलती से वेजिटेशन लिखा गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये यहाँ पर इसकी फीचर की बात होगी, फिगर की बात होगी। तो ये 4 इंच लार्ज है, 3 इंच टॉल है एंड इट बोस्ट्स अ सर्कुलर बॉडी विद अराउंड 240 टेंटिकल्स। इसके पास 240 टेंटिकल्स हैं करीब। तो टेंटिकल्स ये देख लो, ये टेंटिकल्स है इसका, कुछ इस तरह से ऐसे निकला हुआ जो आप दिख रहा है आपको, ये टेंटिकल्स है। तो ये करीब 240 है नंबर में। बॉडी लुक ऑलमोस्ट लाइक सी थ्रू कुशन, जो कुशन होता है एकदम गद्देदार बॉडी है इसका। थिक वाइट रिंग रनिंग अलोंग इट्स लोअर एज, स्मॉलर वेन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रेच फ्रॉम इट्स प्रोमिनेंट सेंट्रल स्टोमक टू द आउटर रिंग। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इसका? ब्राइट रेड क्रॉस शेप्ड स्टोमक, जिसके कारण इसका नाम सेंट जॉर्जिया पड़ा है, ठीक है। सेंट जॉर्ज से इसको कनेक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ द शेप क्रॉस। द जेलीफिश डिस्टिंक्ट फीचर सजेस्ट इट मे पोजेज अ नोवेल सिनिड्रियन वेनम। याद रखिएगा, जेलीफिश के पास वेनम होता है, जहर होता है, जिसके द्वारा कि वो अपने प्रेडेटर को भी मारते हैं या फिर जो उन्हें हंट करने के लिए आया है उसे भी वो अपना शिकार बनाता है, ठीक है, अपने बचाव के लिए। तो ये वेनम इसमें भी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। देख लेते हैं जेलीफिश क्या है। तो जेलीफिश, ये ओवरऑल जेलीफिश के बारे में बात हो रहा है कि ये बिलोंग करता है फाइलम सिनिडेरिया से, विच इंक्लूड्स क्रिएचर सच एज सी एमेनियोज, सी अनेमोन्स, सी विप्स एंड कोरल्स, ठीक है। सेम फाइलम के हैं कोरल और जेलीफिश। लाइक ऑल मेंबर्स ऑफ द फाइलम, द बॉडी पार्ट ऑफ ए जेलीफिश रेडिएट फ्रॉम a central axis. These are found in oceans around the world and come in various shapes and size.
Jellyfish have a soft, transparent and umbrella shaped bill that can pulsate for movement. Hanging from the bill are tentacles. वो जो पतले पतले मैंने अभी तुरंत आपको बताया वो टेंटिकल्स हैं उसके. Jellyfish have tiny stinging cells in their tentacles to stun or paralyze their prey before they eat them. खाने से पहले किसी भी अपने शिकार को वो क्या करते हैं, अपने वही टेंटिकल्स के जरिए, जो ढेर सारा टेंटिकल है, उसके हर टेंटिकल के एंड में क्या है, तो एक टाइनी स्टिंगिंग सेल्स है. ठीक है, डसने वाला सेल्स है, और जिसको भी वो डसता है उसको पैरालाइज कर देता है, और पैरालाइज करने के बाद उसे वो खा लेता है बड़े आराम से. Inside their bill-shaped body is an opening that is their mouth. They eat and discard waste from its opening. तो खाने और जो एक्सक्रीशन का काम, दोनों काम वो अपने उसी ओपनिंग से करता है. INS कदमत, Indian Navy ship INS Kadmat deployed to the North Pacific recently conducted underway replenishment UNREP. ठीक है, with Japan's JS Towada. तो ये है हमारा प्राउड INS कदमत, इंडिजिनस स्टील्थ एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है ये. ठीक है, कॉर्वेट इज अ काइंड ऑफ शिप, वारशिप का अलग अलग प्रकार होता है जिसमें से कि एक कॉर्वेट भी है. इट इज द सेकेंड ऑफ 4 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ कोलकाता अंडर प्रोजेक्ट 28. ये 2016 में कमीशन किया गया था, और ये ईस्टर्न नेवल कमांड, जो इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है, उसको ये दिया गया है, जो बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करता है. अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि ये जो अंडरवे रिप्लेनिशमेंट है उसका क्या मतलब है. अंडरवे रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि एक बड़ा सा कोई शिप है या कॉर्वेट है, जो भी कह लो, वारशिप है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में चाहे वो फ्यूल का आपस में अदला बदली करे, ठीक है, एक्सचेंज करे, या फिर हथियार का एक्सचेंज करे, या फिर गुड्स का एक्सचेंज करे. दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड अंडरवे रिप्लेनिशमेंट. और ये जापान के JS तोवादा के साथ इंडिया का ये INS कदमत ने किया है. अब ये दो जहाज़ कौन हैं, तो ये तो मुझे नहीं पता. ये एक पिक्चर मैंने लिया था जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड द अंडरवे रिप्लेनिशमेंट मीनिंग. ओके, तो इंडिया क्यों कर रहा है ऐसा, तो चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप रजनीकांत की सुनो तो वो कहता है कि शेर हमेशा अकेले आता है, लेकिन जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि शेर अपने शिकार के हिसाब से अपने ग्रुप में ग्रुपिंग करके शिकार करता है. सो जब हमारा पड़ोसी कुछ इस तरह का है कि जिसने हमारा ये पूरा अपना कश्मीर हमारा ले करके बैठा हुआ है, ठीक है, और चाइना इस तरह का है, जब ये इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं तो हमें भी अपना ग्रुप अच्छा-अच्छा ढूँढना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर अलाइंग विद जापान इन सच अ फैशन. हालाँकि इसमें युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जापान से हमारा लेना-देना तो है, और बिल्कुल अब बढ़ते ही जाएगा धीरे-धीरे, बिकॉज़ जब सेम एंटी एजेंट हो, तो फिर दोस्त तो बनाने ही पड़ेंगे, और जापान हमारा पहले से भी बहुत पुराना दोस्त है. ओके. ये कदमत की बात करें तो ये इसे नाम रखा गया है कदमत क्यों? तो लक्षद्वीप आइलैंड में से एक आइलैंड है जिसका नाम है कदमत, तो उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है. और अगर कदमत की बात करें तो ये एक ऐसा शिप है जो फिटेड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, सेंसर्स, मशीनरी एंड आल्सो डिजाइन टू एम्बार्क ऑन द सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर. और फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर enlisted here, so have a pause and watch over it. Let's come to the next topic, which is very important with the perspective of defense and security as well as with the perspective of Act East policy. देखो, हमारे इंडियन नेवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है जो 1995 से होते आ रहा है, दैट इज एक्सरसाइज मिलन. तो मिलन का मतलब ही होता है मीटिंग. तो ये एक बाई एनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता है, इन 2 years once event. ये 1995 में शुरू हुआ था, और जब शुरू हुआ था 1995 में, तो उस समय इंडिया के अलावा केवल 4 कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे, दैट वर इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड. लेकिन बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तो फिर देशों की संख्या इसमें बढ़ती चली जाती है, और आज के डेट में करीब 42 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड द 2024 मिलान इज शेड्यूल्ड फॉर फरवरी मंथ. ओके, फरवरी में होने वाला है 2024 का मिलान. तो इसके लिए बहुत कुछ होने वाला है. देखो, 1995 से शुरू हुआ था, तो परहैप्स ये 2021 में पोस्टपोन हुआ था, तो 2022 में हेल्ड हुआ था. इसके बाद अब
2 साल बाद अब फिर से 2024 आ चुका है, तो 2 साल बाद फरवरी में ये शेड्यूल्ड है। द मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलान 24 वाज हेल्ड इन अक्टूबर दिस ईयर। अक्टूबर दिस ईयर में ये मिड प्लानिंग भी हुआ था कि कहाँ होना है, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और विशाखापत्तनम में पिछले बार हुआ था 2022 में, तो उस समय 40 देशों से भी अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। दिस वाज पोस्टर फ्रॉम दैट ओरिजिनली कंसीव्ड इन कॉन्सोनेंस विद द इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। स्टार्ट हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी को कॉन्सोनेंस करते हुए। देखो 1995 की अगर बात करें तो तभी हम अपना हाथ बढ़ा रहे थे साउथ ईस्ट की तरफ, और यही कारण है कि 4 देश साउथ ईस्ट या फिर हमारे साउथ के इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड को हमने इनवाइट किया था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही आगे बढ़ा तो हमने सागर को इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स सागर का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सागर एक इनिशिएटिव है इंडिया का टू इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर फ्रेंडली नेशन कंट्रीज, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, एफएफसीज, और वो भी इंडियन ओशियन के देशों का। तो वो सागर इनिशिएटिव हमारा और ज़्यादा इसमें एक्टिवेट होने लगा। तो व्हाट इज़ सागर इनिशिएटिव? इट इज़ एन इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। ये 2015 में आया है सागर। सागर कब आया है? 2015 में। पहले जो ये स्टार्ट हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी के कॉन्सोनेंस में स्टार्ट हुआ था। बाद में तो आपको पता ही है कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। और अब जो है हम चाहते हैं कि ये मिलन जो है वो हमारा सागर इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग चले। सागर इनिशिएटिव को हमारा सक्सेसफुल बनाए ये एक्सरसाइज मिलन। तो इसके लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। द एम ऑफ सागर इज टू इन्हेंस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, पार्टिकुलरली इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन में देखो बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं। देख लो साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, थांजानिया, केनिया, सोमालिया, इस तरह से करके ढेर सारे कंट्री हैं जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड हैं। मोर देन 40 कंट्रीज इस तरह के हैं, और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है इनके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा टाई अप बने रहे हमारा, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के साथ भी। ओके, द ब्लू इकोनॉमी की बात करें अगर, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ब्लू इकोनॉमी आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेशन के राइज में, एक नेशन के डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल चाइना, तो हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी संभावनाएँ भी हैं। इवन कंज़र्वेशन ऑफ मरीन लाइफ़ एंड ओशियन भी वहाँ पर है, टैकल्स मरीन पॉल्यूशन भी। तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक जो कोलैबोरेशन होगा तभी तो ये सब कुछ हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और जब इतनी बातें हुई हैं तो ये भी जान लो कि हमारा जो एसडीजी गोल है उसमें गोल नंबर 14 क्या है? तो लाइफ़ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। और इस ये चार्ट में आपको दिख रहा है कि 13.36% पॉपुलेशन लिव इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। और जो मरीन है उसे रैंक किया गया है 12th अमॉन्ग टॉप 20 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन पॉल्यूशन। जनरेट्स ऑफ प्लास्टिक एवरी डे 25,000, ठीक है, 25,000 टन की बात हो रही है कि इतना प्लास्टिक डेली जनरेट होता है, और 40% रिमेन्स अनकलेक्टेड। और मरीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है, यानी कि सी की बात करें अगर, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। हम रिवर से या पॉन्ड से मात्र मतलब बहुत कम फिश अपने लिए खाने के लिए निकाल पाते हैं। हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश कहाँ से आता है? तो सी से ही आता है। दैट्स वाई सी के लिए भी चिंता करना है, और इंडियन ओशियन तो उसी का एक पार्ट है। सो द एक्सरसाइज मिलन हैज़ इट्स एन अम्ब्रेला गोल्स। ओके, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी चलते चलते यहाँ देख लीजिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कालबेलिया डांस। Recently, during the Rajasthan International Folk Festival, artists performed the Kalbelia dance. What is Kalbelia dance? Dance from Rajasthan, well known by other names like Sapera dance or Snake Charmer dance. ठीक है? This dance has become so well known throughout the world that this dance and its songs have been included in UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity since 2010। ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में भी इसके सॉन्ग्स को शामिल किया गया है। इट इज़ पार्टिकुलरली परफॉर्म्ड बाय राजस्थानी ट्राइब कॉल्ड कलबेलिया। ये कलबेलिया ट्राइब का नाम है।
In Calbelia dance, males, sorry, males play various traditional instruments and females perform the dance. I hope the picture is quite uh, beautiful picture. Press mud, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर लो या फिर इन्वायरमेंट की बात कर लो, दोनों ही हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर कैन बायो प्रोडक्ट होता है, शुगर कैन बाय प्रोडक्ट होता है प्रेस मड, ठीक है। देखेंगे कि वो होता क्या है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट कैन जनरेट 4,60,000 tons of compressed biogas valued at ₹2,484 करोड़। ये पूरे इंडिया के शुगर कैन के बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है। देखो होता क्या है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन जूस इज रिपीटेडली फिल्टर्ड बिफोर बीइंग सेंड फॉर शुगर एक्सट्रैक्शन। जो गन्ना होता है, गन्ने को अच्छे से पहले निचोड़ा जाता है, फिर जो लिक्विड आया उस लिक्विड को भी बार बार अलग अलग लेयर में कंप्रेस किया जाता है, और हर लेयर में कंप्रेस करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें सॉइल के जैसा या फिर कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचते ही जाता है हर लेयर में। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ को हम छानेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। तो ये लास्ट में जब छन के सारा का सारा जूस निकल जाता है शुगर केन का, तो ये जो रेसिड्यू बच जाता है बचा हुआ, ठीक है, हर एक जो यहाँ पर छानने की फ़िल्टर में, हर एक फ़िल्टर में जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से अगर रख दिया जाए, ठीक है, नियरली 3 to 4% ऑफ प्रेस मड इज ऑब्टेन्ड व्हेन 1 टन ऑफ केन इज क्रश्ड। 1 टन केन को अगर क्रश किया जाए तो उसमें से 3 से 4% मड निकलेंगे। देखो ये जो निकलता है ये एकदम कीचड़ के जैसा होता है, मिट्टी के जैसा होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज 3 to 4% मड, प्रेस मड कहा जाता है इसको। बिकॉज जो केन का जूस है इसे बहुत ही हाई प्रेशर के साथ प्रेस किया गया है, एंड इन दैट प्रोसेस कुछ यहाँ पर जो रेसिड्यू थे यहाँ रह गए फिल्टर में, और जो जूस था वो प्रेस होकर के एक लेयर से दूसरे लेयर में चला गया। तो ये बहुत ही चिपचिपा और बिल्कुल ही मिट्टी के जैसा होता है, मड के जैसा होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेस मड। ये दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। तो और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस इससे बनाया जा सकता है, एंड छोटा-मोटा वैल्यू नहीं है ये, ₹2484 करोड़ का कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा सकता है, जिसे कि और ज़्यादा कंप्रेस किया जाए तो उससे CO2 CO2 को या फिर और भी जो गैस है सबको निकाल करके लास्ट जो CH4 है, CH4 उसमें 95% के आसपास उसका कंसंट्रेशन को प्राप्त किया जा सकता है बाकी चीज़ों को निकाल लेने के बाद। और जब इतना कंसंट्रेशन के साथ CH4 बचता है तो यही समझ लो कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बराबर का एक फ्यूल बन जाता है। तो इसलिए इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक न्यूज़ हमारे लिए है अभी। तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो बात मैंने अभी कही उसी को यहाँ पर मैंने ठीक से लिख दिया है कि आफ्टर प्योरिफिकेशन इट इज़ कंप्रेस्ड एंड कॉल्ड CBG विच इज़ ए प्योर मीथेन कंटेंट ओवर 95%। और कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करो तो 52,000 किलो जूल पर केजी एंड अदर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू CNG। तो जो बातें मैंने आपको कही उसका एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नो प्रॉब्लम। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का अपना एक इनिशिएटिव है सतत, ठीक है, 5,000 CBT प्लांट्स बाय 2023-24 ये उनका लक्ष्य था। 15 MMT CBG प्रोडक्शन ये भी उनका लक्ष्य था। और इसी गोल को अचीव करने के लिए जितने स्टडीज़ किए जा रहे हैं तो उन स्टडीज़ से छन करके ये जानकारी हमारे पास आ पाती है। सो दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एंड डैमेज फंड। तो आप सबको पता होगा कि दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 शुरू हो चुका है। तो ओपनिंग डे के ही दिन एक गुड न्यूज़ आ रहा है कि एक डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया गया है टू हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज कोप विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो जितने भी कॉलोनाइजेशन के पीरियड में या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है उसने जितना पॉल्यूशन करके रखा है पूरी दुनिया में, उसके कारण आज के डेट में क्लाइमेट चेंज आ रहा है। और उस क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं। और उस डिजास्टर्स से सबसे ज़्यादा नुकसान किनको होता है? तो सिर्फ पुअर पीपल को होता है, या यूँ कह लो कि पुअर कंट्रीज को होता है। तो जो जान माल का नुकसान होता है उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसका भरपाई तो करना पड़ेगा उन देशों को जिनके कारण ये पॉल्यूशन हुआ है।
तो उन देशों को वो पाप से मुक्त करने के लिए या कह लो कि उन्हें एक रिग्रेट का मौका दिया जा रहा है, उन्हें प्रायश्चित करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड को लॉन्च किया गया है। जो भी कंट्रीज़ जिनका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, वो उस फंड में पैसे डालेंगे और एक अच्छे अमाउंट में पैसे डालेंगे जिसे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्न किया जाएगा और वो पैसे किसे दिए जाएंगे फिर वापस से उन कंट्रीज़ को जो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा अभी वल्नरेबल पोजीशन में है। आई होप बात थोड़ा-थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इट वाज़ फर्स्ट अनाउंस्ड इन कोप 27 इन शर्म अल शेख, इजिप्ट 2022। ये इजिप्ट 2022 में कोप 27 में इसे अनाउंस किया गया था कि ये होना चाहिए, ठीक है? लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पॉल्यूशन किया है विकसित देशों ने और आज भुगत रहा है विकासशील और गरीब देश, इसलिए ये तो होना ही चाहिए। इट इज़ ए ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज। ये ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज है, ये अकाउंट ग्लोबल है, हर कंट्री इसमें पैसे डालेंगे और ये ऑपरेट कौन करेगा? तो ये वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करेगा। तो ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज है जिसमें कि कंट्री अपना डाले, जो भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जो इतना डेवलप्ड हैं भी आज के डेट में, टू इंश्योर द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कंट्रीज फेसिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। The changing climate has impacted lives, livelihood, biodiversity, cultural traditions, and identities. The term refers to the compensation that rich nations whose industrial growth has resulted in global warming. आप सबको पता है कि जब भारत गुलाम था तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ ब्रिटिश ने किया था अपने इंडस्ट्री डाल डाल कर, या फिर अपने देश में इंडस्ट्री डाल डाल कर फिर यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए। तो वो जो कुछ भी किया तो वो अपने कॉलोनियलिज्म के लिए उन लोगों ने किया था। दैट्स वाई अब अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार की भी बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यूरोप के लगभग कंट्रीज और अमेरिका ने जितना मास प्रोडक्शन किया था हथियार का, बॉम्ब का, उसके लिए जितना इंडस्ट्री में उसने धुआं उड़ाया, तो उसका तो जो भी खामियाजा है वो तो आज बहुत ही गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। दैट्स वाई ये कंसेप्ट आया है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसमें विकसित देश कुछ राशि जमा करेंगे और वो राशि फिर उन कंट्रीज को मिलेगा जो क्लाइमेट चेंज से आज पीड़ित हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और ये लॉस की बात करें तो यहाँ दो तरह का लॉस का यहाँ डिस्कशन हुआ है, इकोनॉमिक लॉस और नॉन इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस तो चलो मॉनेटरी वैल्यू से हो जाएगा पूरा, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं कोई बांध टूट जाता है तो ठीक है, बांध टूट गया है, बांध बन जाएगा, टाइम लगेगा, ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक लॉस होता है ना, नॉन इकोनॉमिक लॉस किसको कहेंगे? कहीं बहुत बड़ा जंगल था और क्लाइमेट चेंज के कारण जो GLOF हो गया, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट हो गया, तो फिर वहाँ से जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आया, पूरा का पूरा जंगल को ही ख़त्म कर दिया। इस जंगल का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अगर इस जंगल का इकोनॉमिक वैल्यू निकालने जाएँगे तो पता नहीं भारत का जीडीपी का कितना गुना होगा, लाख गुना होगा या हज़ार गुना होगा, नहीं पता। तो जंगल इतना वैल्यूएबल होता है। सो दैट्स व्हाई नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेजेस आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स वेयर इट इज़ डिफिकल्ट और इनफिजिबल टू असाइन ए मॉनेटरी वैल्यू। और वर्ल्ड बैंक सब कुछ इसमें ओवरसी करेगा। जो भी पैसे जमा होंगे, जो भी कंट्री को मिलना है, वो सब कुछ कॉप 28 में शायद तय हो जाए और उसके बाद किसको कितना मिला कि नहीं मिला, ये सब ओवरसी कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक करेगा। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। नाउ द टॉपिक इज़ गजराज सुरक्षा। एक बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन हमारे सामने आया है। एआई बेस्ड एल्गोरिदम पर ये इन्वेंशन किया गया है। देखो होता क्या है कि रेलवे ट्रैक के आसपास अगर कहीं भी एलिफेंट आ जाते हैं तो एलिफेंट बेवजह ट्रेन से टकरा कर मारे जाते हैं या फिर ट्रेन को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो एलिफेंट की कैजुअल्टी ना हो इसके लिए इंडियन रेलवे के किसी डिपार्टमेंट ने गजराज सुरक्षा इंट्रोड्यूस किया है। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो हाथी होगा वो अगर पटरी से 200 मीटर के भी रेंज में आएगा, अगर 200 मीटर के भी दूरी पर ये एलिफेंट अगर आ गया है, तो फिर यहाँ पर ये जो सेंसर लगा हुआ रहेगा पटरी में, जिसको गजराज सुरक्षा का नाम दिया गया है, वो नज़दीकी स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दे देगा और जो भी हाथी के साथ कैजुअल्टी होना है या फिर उसको जिस भी तरह का प्रॉब्लम आना था, वो नहीं आएगा। ट्रेन हो सकता है वहाँ डिले किया जाए या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इसकी सूचना दी जाए, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। रेलवे इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरला, सर्टेन पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु।
It aims to address the issue of elephants fatalities resulting from train accidents. जो मेन आपको याद रखना है इसमें कौन-सी बात कि गजराज सुरक्षा किसके लिए लाया गया है, तो गजराज सुरक्षा ज़ाहिर-सी बात है, गज से तो हर कोई समझ लेगा बात कि ये हाथी के बारे में, एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, बट गजराज सुरक्षा ट्रेन एक्सीडेंट से हाथियों को बचाने के लिए लाया गया है। सो दिस वाज़ द सेशन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, आपके कमेंट से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है, मैं पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस बात को। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर और लाइक तो भाई बनता है मेरा, उतना तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू सो मच।